नमस्कार। 29 जनवरी 2024 को अचानक से सभी मीडिया कंपनियों में एक न्यूज तैरने लगता है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन गायब हो चुके हैं। जब इस खबर की प्रामाणिकता की पड़ताल करने लोग पहुंचे तो उन्हें पता चला कि हेमंत सोरेन के पीछे ईडी और सीबीआई लगी हुई है। और 31 जनवरी 2024 को अचानक से न्यूज आता है कि हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। और आज के दिनों में यही हाल सभी विपक्ष के नेताएं और कार्यकर्ताओं का है। अगर आप देश की हालात को उठाकर देखें तो जम्मू कश्मीर से कर्नाटक तक और असम से राजस्थान तक देश के सभी स्टेट का यही हाल है कि विपक्ष के पार्टियों के ऊपर ईडी और सीबीआई का जांच बैठाया जा रहा है। विपक्ष के सभी नेताओं के ऊपर ऐसा आरोप लगना क्या ये सिद्ध करता है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी खतरे में है या हमारे देश की डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप की तरफ बदलती जा रही है, जो सत्ता में बैठे सरकारों के द्वारा आसानी से किया जा रहा है, या फिर हमारे विपक्ष के सभी नेताएं इतने करप्ट हैं कि इनके ऊपर जांच बैठानी बहुत ही अनिवार्य हो चुकी है। विपक्ष के सभी नेताओं को दबाने की कोशिश किया जाना क्या ये बताता है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी खतरे में है और डिक्टेटरशिप की तरफ हमारी देश बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि दुनिया में जहां भी डिक्टेटरशिप हमें देखने को मिला है, उस डिक्टेटरशिप के आने से पहले हर देश में इसी तरह से विपक्ष के सभी पार्टियों को दबाया जाता है, या फिर हमारे देश को 2014 से पहले जिन पार्टियों के द्वारा चलाया जा रहा था वो सभी इस देश को करप्शन करके लूटते चले जा रहे थे। देश का यह हालत सभी देशवासियों को दो प्रश्नों के कटघरे में लाके छोड़ दिया है। पहला कि अगर हमारे विपक्ष के नेताएं करप्ट है तो उसके ऊपर जांच क्यों नहीं की जानी चाहिए। दूसरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई का उपयोग करके सत्ता में बैठे सरकारों के द्वारा विपक्ष का खात्मा किया जा रहा है। और सत्ता में बैठे सरकार के ऊपर इस तरह की देशभक्ति देखकर एक सवाल और भी खड़े होते हैं। अगर कोई केंद्रीय जांच एजेंसी विपक्ष के नेताओं के ऊपर जांच कर रही है, अगर वो नेता बीजेपी में आके जुड़ जाता है तो अचानक वो जांच बंद क्यों कर दी जाती है। और देश का लोकतंत्र सत्ता में बैठे सरकार के द्वारा इस तरह के लिए गए एक्शन से कितनी प्रभावित हो रही है। आज हम सत्ता में बैठे सरकार के इस तरह के लिए गए कदमों के वास्तविक मंसूबे की बात करने जा रहे हैं। 29 जनवरी 2024 को अचानक से सभी मीडिया कंपनियों के चैनल पे अचानक से एक न्यूज फैलने लगती है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन गायब हो चुके हैं। बाद में इस न्यूज के जांच पड़ताल के बाद पता चलता है कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के पीछे ईडी और सीबीआई जैसे जांच संस्थान लगी हुई है। इस ईडी और सीबीआई के जांच के पीछे की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। आइए इसे समझते हैं हम। झारखंड के विधानसभा में कुल 81 सीट है, जिसमें से झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि हेमंत सोरेन के द्वारा लीड किया जाता था उसके पास 29 सीट है, और वहीं कांग्रेस के पास 17 सीट है। वहीं आरजेडी और जेएमएम के पास एक एक सीट है। कुल मिलाकर ये सभी पार्टी जिस अलायंस से वास्ता रखती है, इंडिया अलायंस, उसके पास 48 सीटें हैं। वहीं झारखंड के विधानसभा में बीजेपी के पास 26 सीटें हैं और उसके पेरेंट्स अलाइन एनडीए अलायंस के पास 32 सीटें हैं। इस सीट के बंटवारे से यह साफ दिखता है कि झारखंड के विधानसभा में इंडिया अलायंस का वर्चस्व है और उसके पास 48 सीटें हैं, जो कि नियमित तौर से झारखंड का मुख्यमंत्री एनडीए अलायंस के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और सीट के इतने वास्तविकता से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के चीफ हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने हुए थे। अचानक से न्यूज आने के बाद हेमंत सोरेन को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। हेमंत सोरेन केंद्र में बैठे सरकार के मंसूबे से भली भांति परिचित थे। वो जानते थे कि यहाँ पे हमारे सरकार को ईडी और सीबीआई का यूज करके गिराने की कोशिश किया जा रहा है और बीजेपी के द्वारा अपने सरकार बनाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, जैसे बिहार में किया गया था। बिहार में नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस से तोड़कर बीजेपी अपने साथ मिलाकर बिहार में अपनी सरकार बना चुकी है। केंद्र सरकार के मंसूबे से भली भांति परिचित होने के बाद हेमंत सोरेन को यह पता चल चुका था कि हमारी सरकार को झारखंड में गिराने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी सरकार अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए ईडी और सीबीआई के जांच के डर से अपने पद से इस्तीफा देना सही समझा और अरेस्ट होने से पहले ही हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री का कार्यभार वहीं के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को देने का वादा कर लिया गया। नियम के अनुसार हेमंत सोरेन के इस्तीफा के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा और एनडीए अलायंस के गठबंधन को सीपी राधाकृष्णन, जो कि वहां के गवर्नर है, उनके द्वारा उसकी बहुमतता साबित करने का समय देना था। लेकिन झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन के द्वारा इंडिया अलायंस का बहुमतता सिद्ध करने का बहुत ही कम समय दिया गया। हेमंत सोरेन के दिए गए इस्तीफे के शाम तक ही उनके पार्टी के द्वारा बहुमतता सिद्ध करने की मांग सीपी राधाकृष्णन के द्वारा की गई। अब किसी राज्य में राज्यपाल का क्या काम होता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। राज्यपाल किसी राज्य में सेंटर के द्वारा नियुक्त किए गए सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है। लेकिन आज के दिनों में जिस राज्य में भी बीजेपी के द्वारा शासन नहीं किया जा रहा है, उसके राज्य में सभी राज्यपालों का नियुक्ति बीजेपी के कार्यकर्ता को ही की जा रही है। जैसे झारखंड का एग्जाम्पल ले तो झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बीजेपी के कार्यकर्ता है। आज किसी राज्य के राज्यपाल सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना रिप्रेजेंटेटिव है उससे ज्यादा कहीं वो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव नजर आ रहे हैं। हालांकि झारखंड में अभी इंडिया अलायंस के द्वारा अपनी बहुमतता सिद्ध कर दी गई है और चंपई सोरेन को वहां के मुख्यमंत्री बना दिया गया है। वहीं सेंटर के द्वारा ईडी और सीबीआई का खेला गया कार्ड सेंटर के मंसूबे को कहीं पूरा करता झारखंड राज्य में नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद हेमंत सोरेन के आवाज में कहीं ऐसा झलक नहीं रहा कि ईडी और सीबीआई के खेले गए इस कार्ड से वो डर चुके हैं। आज मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया अध्यक्ष महोदय?
8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अगर इसी तरह हम दिल्ली के हाल को देखें तो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर भी ऐसे ही ईडी और सीबीआई का छापा दिया जाता है और उन्हें अरेस्ट करके जेल में भेज दिया जाता है। मनीष सिसोदिया के ऊपर कथित शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस को ईडी और सीबीआई के द्वारा जांच शुरू कर दी जाती है और इस जांच के दौरान मनीष सिसोदिया को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। इसी तरह से दिल्ली के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संजय सिंह को भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी और सीबीआई के द्वारा जांच करने के क्रम में अरेस्ट कर लिया जाता है और अब इस अरेस्टिंग के क्रम में अगला नंबर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का लग रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी ईडी के द्वारा 4 से 5 बार समन भेजा जा चुका है। अगर इस ईडी और सीबीआई के जांच के क्रम को देखें तो ईडी और सीबीआई के द्वारा बस उसी राज्यों में जांच की जा रही है जहां पे विपक्ष की सरकारें हैं और विपक्ष के सभी नेताओं के ऊपर पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट केस लगाया जा रहा है। पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक ऐसा केस है जिसमें बेल मिलने की संभावना ना के बराबर है। अगर किसी राज्य में विपक्ष की सरकार नहीं है तो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर केस चल रही है। अगर इसी क्रम में ईडी और सीबीआई के द्वारा जम्मू कश्मीर के किए गए जांच को देखें तो ईडी के द्वारा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को भी कई बार ईडी के द्वारा अपने दफ्तर में बुलाया गया है और उसके ऊपर जांच चलाई जा रही है। फारूक अब्दुल्ला के ऊपर बीसीसीआई और जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के बीच लेन देन की गड़बड़ी को देखते हुए ईडी और सीबीआई के द्वारा इसके ऊपर जांच की जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के ऊपर भी कथित बैंक घोटाले में केस चल रही है। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर भी कथित मानेसर लैंड घोटाले में जांच चलाई जा रही है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर एम्बुलेंस घोटाले की जांच चलाई जा रही है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ऊपर गोमती रिवर प्रोजेक्ट के घोटाले के मामले में जांच चलाई जा रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री परिवार लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के ऊपर भी आरआरबी और लैंड फॉर जॉब मामले में जांच चलाई जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के ऊपर महादेव गेमिंग ऐप स्कैम और शराब घोटाले जैसे मामले की जांच चलाई जा रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हेमंत रेड्डी के ऊपर भी कई सारी ईडी और सीबीआई के द्वारा जांच चलाई जा रही है। इनके ऊपर एंग्लो इंडियन के वोटिंग में पैसे लेकर वोट करने के आरोप में केस चलाई जा रही है। इसी क्रम में अगर केरल राज्य के देखें तो केरल राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री के ऊपर भी ईडी और सीबीआई की कई सारी जांचें चलाई जा रही है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी के ऊपर भी कई सारी ईडी और सीबीआई की जांच चलाई जा रही थी। हालांकि अब जगन मोहन रेड्डी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं तो उनके ऊपर की जांच की स्पीड काफी कम कर दी गई है या ये माने कि साफ खत्म कर दी गई है। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा जो कि कांग्रेस काल में वहां के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, उनके ऊपर भी कई सारी मामले चलाई जा रही थी। लेकिन अब हालांकि वो बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं तो उनके ऊपर सारी केस की स्पीड को कम कर दिया गया है और वहां के चीफ मिनिस्टर उनको बना दिया गया है। हेमंत शर्मा के ऊपर 2010 के शारदा चिट फंड स्कैम के ऊपर जांच चलाई जा रही थी। इसी तरह से बंगाल में भी सेंटर के द्वारा ईडी और सीबीआई को एंट्री कराया गया था और ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय जैसे लोगों के ऊपर ईडी और सीबीआई के द्वारा जांच चलाई जा रही थी। लेकिन जांच शुरू होते ही शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय के द्वारा बीजेपी ज्वाइन कर लिया जाता है। मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद अगले बने इस केस के चार्जशीट में मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी का कहीं भी नाम तक नहीं नजर आता। इस सभी केस तक तो यह दिख रहा था कि विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई जैसे जांच एजेंसी को लगाकर उनके ऊपर मनमानी दबाव बनाई जा रही है। लेकिन चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में तो यह तो साफ हो गया कि अगर बीजेपी चाहे तो किसी के भी वोट को बदल सकती है और पूरी तरह से चुनाव के रिजल्ट को ही मैनिपुलेट करके बदल दिया जा सकता है। हाल ही में हुए चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के नतीजे और बीजेपी के चुनाव कराए गए तरीकों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को भी सामने आकर लोकतंत्र के बचाव के लिए शर्मिंदगी व्यक्त की गई है। चंडीगढ़ में 19 जनवरी 2024 को मेयर का इलेक्शन होना था, जहां चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन के लिए आम आदमी पार्टी के पास 13 पार्षद था, वहीं कांग्रेस के पास 7 पार्षद थे, वहीं बीजेपी के पास 14 पार्षद थे और शिरोमणि अकाली दल के पास 1 पार्षद थे। कुल मिलाकर चंडीगढ़ मेयर चुनाव में 35 पार्षदों का वोट था, जिसमें साफ तौर से यह दिख रहा था कि एनडीए अलायंस जो कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिलकर बनाई गई है वो वोट को जीतती नजर आ रही थी, जिसके पास 35 में से 20 पार्षदों का वोट था। लेकिन इस इलेक्शन का मेन कार्यभार जिस प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह को दिया गया था, उन्होंने इस पूरे इलेक्शन के खेल और पूरे रिजल्ट को पलट कर रख दिया। जहां इंडिया अलायंस के पास 20 पार्षदों का वोट था, उस 20 पार्षदों के वोट में से 8 पार्षदों के वोट को रद्द कर दिया गया और कम पार्षदों वाली बीजेपी पार्टी को वहां से मेयर बनाकर चुन लिया गया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह के द्वारा इस रिजेक्ट किए गए वोट के दलील में यह बताया गया कि मैंने नियमों का पालन करते हुए किसी भी बैलेट पेपर पे अगर एक्स्ट्रा टिक मार्क लगा हुआ था उसे कैंसिल करने का काम किया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है
कि इंडिया अलायंस के नेताओं के द्वारा ये अनिल मसीह के ऊपर आरोप लगाया गया कि ये एक्स्ट्रा टिक मार्क अनिल मसीह के द्वारा ही लगाया गया है, और इसकी प्रामाणिकता के लिए वहां पे सीसीटीवी कैमरे के लिए गए फुटेज को दिखाया गया, जिसमें साफ तौर पे ये दिखता है कि अनिल मसीह के द्वारा उस बैलेट पेपर को टिक लगाया जा रहा है, और इस कृत्य को करते हुए बार बार अनिल मसीह के द्वारा उस कैमरे को भी देखा जा रहा है और उससे अपनी काम को छुपाया जा रहा है। अनिल मसीह बीजेपी के द्वारा चंडीगढ़ के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भी चुने गए थे। विपक्ष के द्वारा हमेशा से यह आरोप लगता आ रहा है कि बीजेपी के द्वारा ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है, जो कि अब की बार साफ तौर पे कैमरे पे भी कैप्चर हो चुका है कि अनिल मसीह के द्वारा कैसे इस वोट के रिजल्ट को मैनिपुलेट किया जा रहा है और बीजेपी को जिताने की कोशिश की जा रही है। इस सिनेरियो को देखते हुए अनिल मसीह के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी भारत के लोकतंत्र को शर्मिंदा करने का आरोप लगाते हुए उसे कोर्ट में हाजिर होने की हिदायत दी है। इस सभी केस को देखते हुए आपको क्या लगता है कि सेंट्रल में बैठी सरकार सच में देश से करप्शन खत्म करना चाह रही है या देश से विपक्ष खत्म करना चाह रही है? आप कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।